हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? +1 अकाउंटेंसी का हमारा टॉपिक चल रहा है। हमने अभी तक 2 टॉपिक्स कर लिए हैं और अब तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत। क्या होते हैं लेखांकन सिद्धांत? और वैसे भी गौर करो तो अभी तक मैं जितने लेक्चर बना चुका हूं, अभी तक तो मैंने अकाउंट्स बनाना ही नहीं सिखाया आपको। एंट्रीज तो सिखाई नहीं, क्या होती हैं, कैसे खाते बनते हैं। और बात भी सही है, जब तक हमें उसका आधारभूत नहीं पता होगा, जिन चीजों पे खड़ी है वो अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, तो वही नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत, इसको समझने से पहले एक बार हमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग समझना होगा। लेखांकन का सिद्धांतिक आधार। बच्चों, एक नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति है, एक साउथ इंडिया का व्यक्ति है, एक जापान का व्यक्ति है, एक अमेरिका का व्यक्ति है। 4 आदमी, चारों को हमने अकाउंट्स बनाने नहीं सिखाए। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं तभी तो बना पाएंगे। पढ़े लिखे हैं, वो बना पा रहे हैं। चारों को हम सेम काम दे रहे हैं। फोन पे, हेलो इतने का माल खरीद लिया है, हेलो इतने का बेच दिया है, इतने उससे पैसे आ गए हैं, इतना हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है। डेप्रिसिएशन आपको समझ में ना आए, बाद में समझाएंगे। तो कहने का मतलब, मैंने चारों को सेम निर्देश दिए, चारों को एक साथ फोन करते हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो है, एक साथ ही बता दिया। चारों को अकाउंट्स बनाने का ज्ञान नहीं है, जो कि एक प्रॉपर सिस्टम होता है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी तो बना ही सकता है, बना सकता है कि। चारों के जब खाते बन जाएंगे, हिसाब किताब हो जाएगा, तो क्या आप उनका आपस में कंपेयर कर पाओगे? क्या सबका एक जैसा रिजल्ट आएगा? मैं समझता हूं नहीं आएगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं आएगा? बेटे, जिसको जैसा ज्ञान था उसने वैसे लिख दिया होगा, और कई चीजों को तो ज्ञान ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो बेटा होगा क्या, खाते तो बन गए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना। आपस में तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जब चारों को एक जैसे नियम नहीं पता, एक जैसे रूल नहीं पता, मतलब और तरीके नहीं पता है कि किन बातों का ध्यान में रखना है, तो बच्चे उन चारों के खाते ठीक होते हुए भी गलतियां होंगी। मानते हो, एक्सेप्ट करते हो? तो क्या करें? तो इसका मतलब तो ये निकला कि चारों को काम देने से पहले उन चारों को एक तरह की रूल्स बताए जाए, नियम बताए जाए, तरीके बताए जाए, जो सिस्टम में चल रहा है कि ऐसे किया जाता है, वो सब कुछ उनको पहले से बता देना चाहिए। क्या कहते हैं आप भी तो 10वीं तक पढ़े हो। फिर 10वीं तक पढ़ने के बाद अब +1 +2 और बीकॉम वगैरह इतने साल आप अकाउंट्स पढ़ोगे, क्यों भाई? पता है क्यों? ताकि आपके द्वारा जो खाते बनाए जाए वो अमेरिका में भी स्वीकार हों, और अमेरिका के बच्चे जो बना रहे हैं वो इंडिया में भी स्वीकार हों, और जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो भी इसको स्वीकार करे। और जो इस फील्ड में जो बड़े बड़े क्या कहेंगे कि जैसे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो लोग भी कहें हाँ ये बिल्कुल सही तरीका है। इसलिए क्या किया जाता है कि हमें पहले अकाउंट्स बनाने से पहले उन्हें थ्योरी समझानी पड़ती है, उसकी थ्योरी बतानी पड़ती है, उसके सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत जो बताने पड़ते हैं, लेखांकन के सिद्धांतिक आधार। तो देखिए क्या है सिद्धांतिक आधार, कि हमें सारे विश्व के खातों में एक रूपता लानी है,
ताकि हम उनको कंपेयर कर सके। और कंपेयर दोनों तरह से होता है, अपनी संस्था से पिछले सालों से कंपेयर करो, और आप तो जानते हो कि अकाउंटेंट तो कई बार बदल भी जाते हैं, तो पिछले साल किसी ने किसी तरीके से करा, अगले ने किसी के गया, उससे नया आया उसने किसी से, तो कहाँ कंपेयर होगा, नहीं होगा ना बच्चे। और इसी तरह विश्व में अगर अलग अलग तरीके से करेंगे तो कंपेयर नहीं होगा। तो सब में एक रूपता लाने के लिए हमें थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग समझना जरूरी है। क्लियर? एक रूपता लाने के लिए, मोटी बात पकड़ लो कि सभी खातों में एक रूपता लाने के लिए, ताकि उन्हें तुलनात्मक किया जा सके और वो सब जगह स्वीकार किए जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बेटे, अब कोई चीज आपको खड़ी करनी है, कुछ भी, जैसे इसे खड़ा करना है, आज उठाना है, तो आपको इसके नीचे कुछ खंबे लगाने पड़ेंगे कि नहीं, मानते हो ना? तो इसी तरह अकाउंट्स के हम खंभों की बात कर रहे हैं, आधार की बात करें कि किस पे टिकेगा। अरे आप मकान बनाते हो तो उसकी भी तो नींव खड़ी करते हो, तो ये फाउंडेशन है, नींव है, और नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी, है कि नहीं? तो आइए, तो हम क्या कह रहे हैं, हमें अगर अकाउंट्स में एक रूपता लानी है, बस इसको दिमाग में रखिए कि एक रूपता लानी है, तुलनात्मक आसान, तुलना करना आसान हो, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, सिद्धांत का। एक बच्चे प्रिंसिपल, एक स्पेलिंग PRINCIPAL होती है, प्रिंसिपल, है ना? तो प्रिंसिपल वो जो कॉलेज में, स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बड़े सब सीनियर अध्यापक होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, है कि नहीं? इसी तरह से, पर यहां पर प्रिंसिपल स्पेलिंग बदल गई, LES, प्रिंसिपल्स, इसको सिद्धांत कहा जाता है। तो याद रखना, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। तो हमें सिद्धांत सीखने होंगे, हमें कंसेप्ट्स, जिसको हिंदी में अवधारणाएं कहते हैं या अजम्पशंस भी कह देते हैं, मान्यताएं। अकाउंट्स कुछ मान्यताओं पर चलता है, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा साइंस लैब में जाके प्रूव हो जाए, नहीं हो सकता भाई। अकाउंट्स तो मनुष्य द्वारा किया जाएगा और हम नहीं बनाए अपने सिस्टम से। तो बेटा इसको, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप लैब में टेस्ट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो हमें कुछ मान्यताएं मान के, जी ऐसा मान के चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तब जाके होता है मान्यता। कन्वेंशंस, परंपराएं, प्रथाएं, परिपाटियां, एक ये चीज है। ये क्या होता है? परंपराएं। परंपराएं होता है बेटे जो पुराने जमाने से चली आ रही है, उसे परंपरा कहते हैं, है ना? तो प्रथाएं हो गई, किसी समुदाय में जो सिस्टम चल रहा है वो प्रथाएं हो जाती है। तो अकाउंट्स में भी कुछ प्रथाएं हैं कि भाई ये ऐसे ठीक रहता है, इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बताएंगे। नियम, नियम तो आप जानते ही है कि नियम जो बनाए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है, ताकि उसके अनुसार काम किया जाए, ना करे तो उस पर दंड भी हो, है कि नहीं? तो ये नियम थोड़ा सख्त होते हैं, बल्कि थोड़ा क्या, पूरे ही सख्त होते हैं नियम तो। और गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश होता है कि आपको एक रास्ता बता दिया जाता है, जैसे एक सड़क होती है। अब ये सड़क में बीच में एक लाइन होती है ऐसे, है ना? तो ये दिशा निर्देश ही तो है कि आप अपनी गाड़ी अगर इधर से जा रहे हो तो आप यहां से लेकर यहां तक चला सकते हो, है ना? दूसरे के लिए इधर से आने की है, ये दिशा निर्देश है। पर यूं नहीं है कि बिल्कुल ही आप इसको किनारे किनारे चलाएंगे। भाई आप अपने एरिया में जैसी सुविधा लगे, आपको ठीक लगे, दिशा निर्देश ही तो बनाए। कभी कभी हम ओवरटेकिंग के लिए लाइन भी क्रॉस करते हैं, लेकिन देखना पड़ता है सामने, जैसे ही लाइन से क्रॉस करते हैं दिमाग बिल्कुल ये हो जाता है, क्या नाम है, बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि सतर्क हो जाता है कि भाई कहीं सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। हालांकि व्हीकल तो हम अभी यहाँ भी देखते हैं। तो ये देखो, दिशा निर्देश एक एरिया दे देते हैं, उस एरिया के अंदर चलना, ये दिशा निर्देश होते हैं, है ना? तो बेटा किसी को भी अकाउंट सीखना है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना होगा, सिद्धांतों का, अवधारणाओं का, जिनके बेस पर चल रहा है सिस्टम अकाउंटिंग का, कन्वेंशन का, जो प्रथाएं अडॉप्ट कर ली गई हैं, नियमों का, जो हमारे लिए नियम बने हैं, दिशा निर्देश, ये सब को हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। भारत में ICAI, इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो इस संस्था के एग्जाम्स को क्वालिफाई करके ही बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। देखे, भारत में अकाउंट से संबंधित कोई प्रावधान करने हैं, कोई नया नियम बनाने हैं, वो इनकी ड्यूटी है। ठीक है, तो क्या करता है, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। और इसी वजह से इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी है, तो वो भी इसी का पार्ट है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है। बेटे, सिद्धांतों के आधार पर ही तो हम आगे चलते हैं कि भाई ये हमारा सिद्धांत नहीं, अपने माता पिता को गलत बोलना है हमारा सिद्धांत बिल्कुल नहीं है ना, तो ये सिद्धांत है। तो इसी तरह से सिद्धांत होते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आपको एक इस लाइन को याद रख लीजिए, क्योंकि आप +1 के स्टूडेंट्स हैं और शुरू में ही आपको ज्यादा टिपिकल पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप पहले ये समझिए, हाँ इतना याद रखना, जब आप +1 का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ले तब आप इन थ्योरी बेस को एक बार दोबारा से पढ़ना, तब बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि तब तक आप सारी टर्म से रिलेट हो जाओगे, उन सबको जान पाओगे। अभी तो आपको एसेट्स नहीं पता, लायबिलिटी नहीं पता, करंट एसेट्स तो चलो थोड़ा बहुत बता भी दिया है, लेकिन ऐसे करके अभी बहुत कुछ बताना बाकी है ना। तो इसलिए वो सारी चीजें समझने के बाद फिर आपको इजी लगेगा। तो देखिए, GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत क्या होते हैं, जो एक लंबे समय से तजुर्बे के आधार पर बनाए जाते हैं कि इन नियमों पर इन तरीके से चलना है, ये सिद्धांत हो जाते हैं। तो बेटा प्रिंसिपल्स जो है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका अर्थ क्या है, लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य जो सब जगह मान्य हो, पूरे विश्व में जिसको ज्यादातर लोग मानते हो। तो दुनिया के जैसे भारत के चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, ऐसे ही दूसरे देशों के भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, है ना। तो वो सभी मिलकर एक जगह बैठकर नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो वो जो करते हैं वो सिद्धांत बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जो दुनिया ने मान लिया हो, हाँ जी लेखांकन में ये तो ठीक बात कहते हैं, इस तरीके से तो ठीक है भाई, कुछ उन्होंने पुराने तरीके से चला, कुछ उन्होंने तर्क लगाया, नहीं भाई ये तो गलत है, ये ठीक है यार, ये तो मुझे भी जच रहा है कि जायज है, तो इस तरीके से उन्होंने बनाए ये सिद्धांत होते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको GAAP बोलते हैं, GAAP, याद रखना है इसको। तो बेटा जब दुनिया ने जो मान लिया है, सर्वमान्य हो गया, जब तक ज्यादातर देशों ने मान लिया है अकाउंटिंग के फील्ड में, उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। फिर से बताऊं कि दुनिया में, विश्व में जो लेखांकन के क्षेत्र में सभी देशों ने, या आमतौर पर ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर विद्वानों ने इस क्षेत्र में इसे मान लिया है कि इन्हें लागू करे बिना हम लेखांकन कर नहीं सकते, विकास किया उन चीजों का, उनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल में ही ये सब कुछ आ गया। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विशेषताएं। फीचर मतलब विशेषताएं। विशेषताएं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की विशेषताएं क्या है, याद करो क्या कहा था मैंने, एक रूपता लाने के लिए। तो वही है कि इनकी खास बात क्या है, एक रूपता लाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि सबके खाते एक जैसे बने, इसके लिए हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि हमें एक रूपता लानी है, इसीलिए तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। तो क्या विशेषता हुई, एक रूपता लानी है। किसमें एक रूपता, सबके खाते एक जैसे हो, क्यों हो, ताकि वो सब जगह स्वीकार्य हो,
उसको कानून की नजर में भी स्वीकार किया जा सके, उसको एक देश से दूसरे देश में भी स्वीकार किया जा सके और तुलना की जा सकती है, सेम इंडस्ट्रीज की तुलना की जा सके, और वो तभी हो सकती है जब दोनों का तरीका एक हो, है कि नहीं। अगला, ये मानव निर्मित होते हैं, मैन मेड है। ये मैन मेड क्या होता है भाई, हमने बनाए हैं, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है ये मनुष्य द्वारा बनाए गए। जैसे साइंस की कोई भी चीज होती है उसको आप वहां टेस्ट कर सकते हो, दिखा सकते हो टेस्ट करके, और सेम रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाए गए तो किसी लैब में टेस्ट नहीं हो सकते, तो ये मानव निर्मित है। ये स्थायी रूप से स्थिर नहीं होते। जैसे खूंटा गाड़ दिया, एक जगह खूंटा होता है ना, जैसे जानवर को बांधने के लिए, तो जानवर वहीं रुका रहता है। ऐसा नहीं है कि ये रूल एक बार आज से 100 साल पहले बने थे, ये सिद्धांत वगैरह, तो ये कहने का मतलब कभी चेंज ही नहीं होते। नहीं भाई, क्योंकि ये तो समय के अनुसार विकास करते 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 नई सिचुएशन आती रही, नई नियम, नई सिद्धांत बनते रहे, नए कंसेप्शन कन्वेंशन बनते रहे। तो बेटा ऐसा नहीं है कि परमानेंट फिक्स है, ये बदलते रहते हैं समय के अनुसार। जो नई खोज होती रहेंगी, नए विकास होते रहेंगे, नई नई समस्या आएंगी, उनका समाधान करेंगे और इनका विकास होगा। तो यूं ना कह दें कि जी एक बार नियम बन गए, एक बार ये सिद्धांत बन गए तो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है। स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं है। निम्न 3 मापदंडों, क्राइटेरियास, क्राइटेरिया मतलब मापदंड, को कितनी सक्षमता से पूरा करते हैं ये भी देखने पर है। ऐसा तो नहीं कहा कि 100% पूरे करे जाएंगे, कोशिश करते हैं कि कितना सक्षम है ना। जैसे देखिए, पास होने के लिए 35% भी चाहिए, है ना, लेकिन मेरिट लाने के लिए 90% से अबव चाहिए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से देखिए, पास तो दोनों ही माने जाते हैं, पर जो ज्यादा मेरिट का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा नियमों को पालन कर सके। तो इसी तरह से यहां पर है कि ये तीनों को कितना खरा उतरते हैं। पहला है अनुरूप, रेलिवेंस, अनुरूप। जो व्यक्ति लेखापाल है, यानी जो खाते बना रहा है, उसके अनुरूप होने चाहिए, उसके मददगार होने चाहिए। अगर उसकी मदद में काम नहीं आते तो उन चीजों को हटा दीजिए। जो खाते बनाते समय अगर कोई भी बात है, कोई सिद्धांत है, नियम है, अगर वो उसके काम नहीं आ सकता तो उसको हटा दीजिए। तो इसका मतलब है अनुरूप होना जरूरी है, उसके काम आने लायक होना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी, निरपेक्षता। ये निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष होता है जो किसी तरफ भी पक्ष ना ले, निरपक्ष, निरपेक्ष, निरपक्ष से हो गया ना, पक्ष ना ले। और आप जानते ही हो, जज साहब जो होते हैं, आपने देखा होगा, जज साहब के यहाँ एक मूर्ति होती है जिसकी कानून की आंखों पे पट्टी लगी होती है। वो उसका मतलब, कई लोग तो मजाक करते हैं, कहता है जी कानून अंधा होता है। अरे भाई नहीं, गलत। कानून अंधा नहीं होता। कानून न्याय करते समय ये नहीं देखता कि मैं किसके और किसके बीच में न्याय कर रहा हूं। कानून कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, और उसको देख के यार इसको तो ठीक सा जजमेंट देना पड़ेगा ना। वो गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सब कुछ समान मानता है, इसलिए आंख बंद करके कहता है हाँ बताइए क्या है। यानी मैं ये नहीं देख रहा कि कौन क्या है, बात तो सिचुएशन देख रहा हूं उसके आधार पर। ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति खाते बना रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उससे फाइनल अकाउंट्स बना रहा है, अंतिम खाते बना रहा है, जो भी कर रहा है, उस व्यक्ति का अपना पक्षपात नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके से नियम बनाओ, इस तरह से ये सिद्धांत बनाओ कि उसका व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस ना हो। वो कब, ये देखिए, जब वो पढ़े लिखे थे लेकिन आपस में नियम नहीं जानते थे, सिस्टम नहीं जानते थे, तो वो तो जैसा उसको लगा, बोला जी मुझे तो ये ठीक लगा मैंने ऐसे कर दिया। दूसरा कहता जी मेरे को ऐसे ठीक लगा ना। भाई इसका मतलब आप अपनी पक्षपात की बात कर रहे हो, है ना, आपको जैसा आता है वैसे करे। लेकिन सबको जब सेम सिखाया जाएगा तो फिर वो अपनी बात भूल जाएंगे, वो कहेंगे ना भाई ऐसे तैयार करना है। तो पक्षपातता नहीं होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। और तीसरा है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी, FEASIBILITY, फिजिबिलिटी, व्यवहारिकता,
व्यवहारिक, फिजिबल। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं कहता हूं आइए आपको मैं लंदन के बारे में बताता हूं। और कहां बता रहा हूं? एक रूम में खड़ा होकर एक बोर्ड के सामने। इतना अच्छा तरीका नहीं है, इससे अच्छा तरीका तो वीडियो में दिखाओ, उसकी पूरी वीडियो दिखाओ, वो अच्छा है। वो भी अच्छा नहीं है, सीधा ही उनको लंदन ले चलो, ये सबसे अच्छा है। लेकिन लंदन ले जाना और बच्चों को और सबको, बेटा खर्चा कितना है। मैं खुद अभी तक लंदन नहीं गया, इतनी उम्र हो गई, तो हर बच्चा कैसे जाएगा? और फिर थोड़ी देर में सर अब हमें अमेरिका जाना है, तो बेटा कैसे संभव है? तो बेटा है तो सही, लेकिन फिजिबल नहीं है भाई। इतना खर्चा करना, इतना काम सिस्टम बनाना नहीं हो सकता। तो फिजिबल का मतलब है जो आपके नियम हैं, कोई कहे कि जी इसके लिए तो ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता जी कहां से लाऊं ये चीजें, तो फिजिबल नहीं हुआ। जो फिजिबल, फिजिबल है जिसको हम व्यवहार में लागू कर सकें। कैसे? जिसपे ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। मतलब खर्चे तो थोड़े बहुत तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होती, ज्यादा करने की जरूरत ना हो, तो वो उसको हम फिजिबल कहते हैं, जिसको हम लागू कर सकते हैं। हाँ ये तो संभव है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए संभव है। अब जैसे मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं अपने घर पे एक छोटे से सिंपल कैमरे से कर रहा हूं। और अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री का कहूं कि भाई वो चाहिए कैमरा लेंस वगैरह, तो बेटा वो फिजिबल ही नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मुझे तो सिंपल वीडियो बनाना है, कोई यहाँ पे मैं कोई कलाकृति तो कर नहीं रहा, सिर्फ मेरे सामने बोर्ड और मैं, देखिए इतनी एरिया में हम काम चला रहे, तो मेरा इससे काम चल जाता है, मेरे लिए तो इतना ही फिजिबल बहुत है। क्लियर? फिजिबिलिटी कहते हैं। तो ये था इसका। ओके बच्चों, तो मैं समझता हूं आपके लिए आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा धीरे धीरे समझे। और अगर आप बुक से भी पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक से कंफ्यूज हो जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने सारी टर्म्स डाली हुई है, और बच्चे के लिए अभी से सारी टर्म्स समझना मुश्किल है। थोड़ा मोटा 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 समझ लीजिए, पर जब पूरी बुक खत्म हो जाए तब फिर दोबारा से आएंगे, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।